जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को, जिसमें चल रहा है अध्याय 13, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें अभी तक हमने सभी प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चल रहे हैं अंतिम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ने, जिसको माना जाता है कि ये वो आखिरी वार था अंग्रेजी शासन पर, जिसके बाद अंग्रेजी शासन मजबूर हो जाती है भारत को छोड़ने के लिए। तो इस आंदोलन का नाम भी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चल रहे हैं हम पढ़ने भारत छोड़ो आंदोलन को। तो आइए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि क्या है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 आप सब जानते हैं कि ये जो समय काल है, ये जो 1942 में और भी बहुत कुछ हो रहा है। वैश्विक राजनीति याद करो, वैश्विक राजनीति में क्या हो रहा है, याद है? क्या हो रहा है? विश्व युद्ध हो रहा है। कौन सा? दूसरा। कब से कब का है उसका समय काल? 1939 से लेकर 1945। यह है आपके दूसरे विश्व युद्ध का समय काल। ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है ये सारी चीजें। भारत की राजनीति ने किन किन परिस्थितियों में अपने आप को बनाया है, गढ़ा है, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि गांधी ने करा क्या है। आज आपको समझाया जाएगा कि भारत को इससे पहले आजादी क्यों नहीं मिल गई, यह बताया जाएगा। लेकिन यह आपको नहीं बताया जाएगा कि उस समय वैश्विक राजनीति में क्या हो रहा था। और हमारे पास कोई सेना नहीं थी, और उस समय इंग्लैंड की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक मानी जाती थी। समझ में आई बात? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक हम राजनीतिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाएंगे, और जब तक हम राजनीतिक परिस्थितियों को नहीं समझ पाएंगे, और तब तक हम गांधी के योगदान को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अब हमने पहला आंदोलन पढ़ा, सविनय अवज्ञा। फिर हमने दांडी मार्च कर लिया, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। इन सब चीजों का परिणाम आपने देख लिया। जनता में पूरी तरीके से जन क्रांति की भावना जाग चुकी थी। जनता पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से सचेत हो चुकी थी। जनता में पूरा राजनीतिक कौशल आ चुका था। एक बार कांग्रेस ने देश की सरकार में भी पार्टिसिपेशन कर दिया था। 2 ही साल चला है, लेकिन चला लिया था शासन। उन्हें पता चल गया था कि अंग्रेज कैसे देश को चला रहे हैं, उनको सिस्टम समझ में आ गया था। अब समझने के बाद, अब कांग्रेस इतना समझ गई थी कि क्या है इनका प्लेटफॉर्म, क्या इन्होंने कैसे अपना जाल बिछा रखा है भारत में, जाल को समझ लिया था। उस जाल को समझने के बाद अब उस जाल को तोड़ने की बारी आ गई और अपना जाल बिछाने की बारी आ गई। देखो भाई, किसी को भी हराना है तो पूरी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी। ताकत से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध जीता जाता है तो किससे? नीति से, बुद्धि से। आप देख लो, छोटा सा कौन? इजराइल है, अब पूरे अरब देशों को अपने इर्द गिर्द नचाता है। सिर्फ कैसे? अपनी नीतियों से, अपनी बुद्धि से, अपनी तकनीक से। भाई बुद्धि नहीं होती तो तकनीक नहीं होती। समझ रही बात? उसके पास इतनी बुद्धि है और उसी बुद्धि का प्रयोग करके वो पूरी विश्व राजनीति में अपनी ताकत रखता है। छोटा सा, लेकिन ताकत कितनी बड़ी रखता है वो, ये सोचने वाली बात है। सोचो इस चीज को। तो आइए अब 1942 के आंदोलन में चलते हैं और समझते हैं कि क्या है भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 ईस्वी के प्रारंभ तक महायुद्ध की स्थिति अत्यधिक गंभीर हो चुकी थी। अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति देश पर जापानी आक्रमण को प्रोत्साहन दे रही थी। अंततः गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला कर लिया। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, कारण
क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता से भारतीय यह भली भांति समझ गए थे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल का भारतीयों को स्वतंत्रता देने का कोई इरादा नहीं था। भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। गांधी जी का विचार था कि अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति भारत पर जापानी आक्रमण को प्रोत्साहन दे रही थी। 26 अप्रैल और पुनः 24 मई 1942 ईस्वी को गांधी जी ने अपने लेख में अंग्रेजों को व्यवस्थित रूप में भारत छोड़ देने का अनुरोध किया, किंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं जाने पर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। आप सब जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ाई चल रही थी और शुरू में धुरी राष्ट्रों का दबदबा था। धुरी राष्ट्र जीतते हुए दिखाई पड़ रहे थे जब तक अमेरिका नहीं आया था। तो इस कारण से हम पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण था। तो इस कारण से जापान का हम पर आक्रमण करना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। गांधी जी इस चीज को भांप गए थे कि अगर जब तक अंग्रेज भारत में रहेंगे हमें भी बेवजह इस लड़ाई में घसीटा जाएगा, हमें भी इस लड़ाई में बेवजह पीसा जाएगा। इसीलिए गांधी जी ने ये निश्चय कर लिया था। और चर्चिल उस समय का इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था चर्चिल, वो भारत को आजाद करने के मूड में नहीं था। वो किसी भी हालत में भारत को आजाद करने की मूड में नहीं था। वो चाहता था कि और लंबे समय तक भारत अंग्रेजों का गुलाम बना रहे, जिससे कि उनको आर्थिक मदद और सैन्य मानव मदद मिलती रहे। आपको पता होना चाहिए बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने भी दूसरे विश्व युद्ध में पार्ट लिया है अंग्रेजों की सेना की तरफ से। तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि भारत को वो आजाद करे, जिससे कि वो इस युद्ध में कमजोर पड़े। तो इस बात को गांधी जी भांप गए थे। और फिर गांधी जी ने जब इस चीज को समझा कि ये अंग्रेज विनती करने से नहीं जाने वाले, अब इनको खदेड़ने के लिए फिर से मुझे जन आंदोलन करना पड़ेगा। फिर से जन आंदोलन करते हैं और उस जन आंदोलन को क्या नाम देते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। कारण मैंने आपको समझा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन करने के पीछे क्या कारण था? दूसरा विश्व युद्ध और जापान का भारत पर आक्रमण का खतरा। जापान का भारत पर आक्रमण का खतरा। जापान भारत पर आक्रमण कर सकता था, स्वाभाविक था, क्योंकि अंग्रेज यहां पर स्थापित थे। अंग्रेज यहां पर स्थापित थे और अप्रत्यक्ष तरीके से भारतीयों को भी दूसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित किया गया था। भारतीयों की मर्जी से नहीं, क्योंकि हम गुलाम थे। तो भारत के राजा महाराजाओं ने भी अपनी सेनाएं भेज रखी थी। कहां? दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। तो इस चीज को बहुत अच्छे से भांप गए थे कौन? गांधी जी। इसीलिए उन्होंने समझ लिया था कि अगर हमें अप्रत्यक्ष खतरे से बचना है तो हमें अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना ही पड़ेगा। और अगर हम इनको अपने देश से नहीं निकालते तो हमें इस खतरे को झेलना पड़ेगा। आगे सुनिए। आंदोलन का सूत्रपात। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बंबई में हुई, जिसमें ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव विशाल बहुमत से पास कर दिया गया तथा उद्देश्य प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 8 अगस्त की रात्रि में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यदि हो सके तो तत्काल इसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूं। मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं। वह मंत्र है करो या मरो। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया है? भारत छोड़ो आंदोलन में। ये याद रखना, ये 1 नंबर का प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, आगे सुनो।
गांधी जी ने जनता को सलाह दी कि इस आंदोलन का आधार अहिंसा होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्गदर्शन स्वयं करना चाहिए। स्थिति का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार पहले से ही तैयार थी। 9 अगस्त को प्रातः काल ही गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया गया और इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित करके आंदोलनकारियों के विरुद्ध दमन चक्र प्रारंभ कर दिया, किंतु जैसे जैसे सरकार का दमन चक्र तीव्र होता गया वैसे वैसे जनता की उत्तेजना में भी वृद्धि होती गई। कांग्रेस के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेताओं को बंदी बना लिए जाने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने आंदोलन को गति प्रदान की। इस पार्टी के प्रमुख नेताओं राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, एम जोशी, रामानंद मिश्रा आदि ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाने का निश्चय किया। आंदोलन की प्रगति। भारत छोड़ो आंदोलन के 4 प्रमुख चरण थे। प्रथम चरण 9 अगस्त से 11 अगस्त में नगरों और कस्बों में हड़तालों, प्रदर्शनों तथा सभाओं का आयोजन किया गया। अपने दूसरे चरण अर्थात 12 अगस्त से 22 सितंबर की अवधि में आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गया। अनेक स्थानों पर रेलवे लाइनें उखाड़ दी गई, टेलीफोन के तार उखाड़ दिए गए और सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई। संयुक्त प्रांत, जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, उसे पहले क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। आंदोलनकारियों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले, बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक और बंबई के सतारा जिले जैसे कुछ क्षेत्रों से ब्रिटिश शासन सत्ता को समाप्त करके समांतर सरकार की स्थापना कर ली। तीसरे चरण 23 सितंबर 1942 से फरवरी 1943 तक के अंतर्गत सशस्त्र भीड़ ने बंगाल, मद्रास, बंबई और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर सरकारी भवनों पर आक्रमण किए तथा बम फेंके। सरकार की कठोर दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप जनता भी हिंसा पे उतारू हो गई थी। चौथा चरण फरवरी 1943 से मई 1944 तक रहा। 6 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से मुक्त कर दिया गया। इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध धीमा पड़ गया था। जुलाई 1944 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन भी समाप्त हो गया। देखो, पर इसने ये निश्चय कर दिया कि अब अंग्रेजों को भारत तो छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो भारत की जनता अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं थी। अब भारत की जनता मानसिक तौर पर स्ट्रांग हो चुकी थी। अब वो कमजोर जनता नहीं थी जो आपके अत्याचारों को सहे और चुप बैठी रहे। अब चुप बैठने वाली जनता नहीं थी। अब जनता में वो स्वाभिमान जाग गया था जो गांधी जी ने जगाने का प्रयास किया था। और 2 आंदोलनों से स्वाभिमान को जगाना सबसे बड़ी बात है। और उस समय भारत की जनता की मानसिक दशा इतनी मजबूत नहीं थी, और उस मानसिक दशा को मजबूत करने का काम गांधी जी ने पहले अपने 2 आंदोलनों से किया, जिससे कि जनता के मन से वो डर निकल जाए। और जब डर निकल गया तो फिर गांधी जी ने उनसे ही भारत छोड़ो आंदोलन करवाया और उसका प्रभाव दिखा। क्या है महत्व, सुनना भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन वास्तविक अर्थों में एक जन आंदोलन था। इसमें सामान्य भारतीयों ने लाखों की संख्या में भाग लिया। यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए छेड़ा गया अंतिम महान संघर्ष था और अब तक चलाए गए सभी आंदोलनों में सर्वाधिक महान था। इसने विशाल संख्या में
युवकों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने कॉलेज छोड़कर जेल को अपना घर बना लिया। इसके परिणाम स्वरूप जन सामान्य में सरकार की दमनकारी नीतियों का सामना करने की हिम्मत बढ़ गई और जेलें मानो देश के तीर्थ स्थानों में परिवर्तित हो गई। आंदोलन की आग में औपनिवेशिक समाज की सारी बातें जलकर राख हो गई। भारत अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ नहीं चाहता था। इस आंदोलन के कारण ही इंग्लैंड के विभिन्न राजनीतिक दल भारतीय समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे और अंग्रेजों का भारत छोड़ना निश्चित हो गया। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का प्रयोग अपने प्रभाव क्षेत्र की वृद्धि के लिए किया। आंदोलन के दौरान जिस समय कांग्रेस के लगभग सभी महत्वपूर्ण नेता जेल में थे, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के उनके साथी अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में संलग्न थे। उल्लेखनीय है कि अंडरलाइन करते चलना, उल्लेखनीय है कि मुस्लिम लीग को इसी अवधि में पंजाब और सिंध में अपना शासन बनाने का अवसर मिला था, जहां अभी तक उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से जब सारे नेता जेल में थे तो मोहम्मद अली जिन्ना अपनी राजनीतिक रोटी पका रहे थे, और पंजाब और सिंध के लोगों को मैनिपुलेट कर रहे थे कि आप हमारे साथ रहिए, ये करने में लगे हुए थे। पार्टीशन का बीज डाल रहे थे उनके मनों में कि हाँ, अब हम मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा गद्दारी की है, हमारे साथ नहीं, मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी अगर किसी ने की है तो वो है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुसलमानों को ना इधर का छोड़ा और ना ही उधर का छोड़ा, ना इधर के रहे मुसलमान ना उधर के रहे मुसलमान। उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक स्थिति को बर्बाद कर दिया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ना इधर के रह पाए ना उधर के रह पाए, बीच में रहकर पिस गए पूरी तरीके से। भारत में तो उनके साथ ज्यादा बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है मेरे विचार में। अगर वो मानते तो भैया वो उनकी गलती है, मेरे विचार में उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। जितनी आजादी भारत में भारत के मुसलमानों को, उतनी आजादी तो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के मुसलमानों को है। आप वहां देखो चुनाव कैसा हो रहा है, चुनाव हुआ है, चुनाव में बंदूकें चल रही हैं, मतपत्रों को तोड़ा जा रहा है, तो अब आप देख लो वो कैसा लोकतांत्रिक देश है और भारत कैसा लोकतांत्रिक देश है। आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या अंतर है भारत के लोकतंत्र में और क्या अंतर है पाकिस्तान के लोकतंत्र में। आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हमारा देश लोकतांत्रिक रास्ते पर चल रहा है, यहां के मुसलमानों को ज्यादा अधिकार मिल रहा है, यहां के मुसलमान ज्यादा खुश हैं कि वहां के। आप इस अंतर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे आप सुविधाओं के मामले में देख लें, चाहे आप अधिकारों के मामले में देख लें, चाहे आप राजनीतिक मामलों में देख लें, चाहे आप सामाजिक मामलों में देख लें। यहां का मुसलमान ज्यादा खुश है, वहां का नहीं। वहां का मुसलमान तो आतंकवादी है, बम फेंक रहा है, वो तो समझ नहीं बात। इस व्यक्ति की वजह से पूरा का पूरा देश बर्बाद हुआ है, इस व्यक्ति की वजह से। मोहम्मद अली जिन्ना वो व्यक्ति है जिसने इस भारत को धार्मिक कलह में झुलसने के लिए डाल दिया। इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति की वो इच्छा कि मैं भी गांधी बनूंगा, जो इच्छा थी, इसी इच्छा ने इस देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। आज हमारा जो इतना आर्थिक नुकसान हो रहा है, अपनी सेना पे इतना हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इस व्यक्ति की एक नियत के कारण। और अंग्रेजों का तो बहुत बड़ा योगदान है उसमें। भैया बिना अंग्रेजों के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। अंग्रेजों ने तो वो तो चाहते ही थे कि ये बटा रहे, दक्षिण एशिया बटा रहे, और नहीं बटेगा तो ये हमें भी लूट खाएंगे, और वो भी संवैधानिक तरीके से। जानते हो ना कि कितनी बड़ी ताकत हो जाती है, और वो इस ताकत को देखना नहीं चाहते थे। आगे सुनो, महत्व क्या है भारत छोड़ो आंदोलन।
अच्छा ये तो पढ़ गई। भारत स्वतंत्रता की ओर 1944 से लेकर 1947। जेल से मुक्त होने के बाद गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की खाई को पाटने के लिए जिन्ना के साथ अनेक बार बात की, किंतु बातचीत हर बार निरर्थक रही। 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। इसका भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था और यह भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन। क्या है वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन? सुन लो। 14 जून 1945 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल जो अक्टूबर 1943 ईस्वी में भारत आए ने भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना प्रस्तावित की, जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के प्रमुख सुझाव थे, क्या सुझाव थे? वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा, विदेशी विषयों का विभाग रक्षा विभाग के अतिरिक्त परिषद के एक भारतीय सदस्य को सौंपा जाएगा। युद्ध की समाप्ति पर भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेंगे। योजना की घोषणा के उपरांत लॉर्ड वेवेल ने 29 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के कुल 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी दलों की सहमति से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की सूची तैयार करना था, किंतु जिन्ना की अड़ियल नीति के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। जिन्ना तो एक ही बात पे अड़िग हो गए थे कि मुझे तो भारत के 2 टुकड़े करने हैं, मुझे तो भारत को 2 टुकड़ों में बांटना है, मुझे भारत को एक टुकड़ा नहीं रहने देना। और ये कराने में अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूमिका है। जिनको हम कुछ नहीं बोलते ना, उनकी ही सबसे बड़ी भूमिका। आप ये देख लो कि हम अपने देश में मुसलमानों को तो इतना बोलते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों को कितना दोषी मानते हैं। हमने कभी अंग्रेजों को दोषी माना? आपने कितनी बार देखा, किसी टीवी चैनल पे देखा है कि हमारे देश की गुलामी के लिए हमने अंग्रेजों को कभी दोषी कहा हो? हम मुस्लिम गुलामी की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजी गुलामी की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर अंग्रेजों की गुलामी की बात करेंगे तो फिर वोट कैसे मिल जाएगा? सारा खेल ही साला वोटों का है। यहां बांटेंगे तब जाके वोट मिल पाएगा। क्रिश्चियन तो ज्यादा है ही नहीं हमारे देश में, क्रिश्चियन तो है ही नहीं ज्यादा देश में, तो इनसे नफरत फैलाने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे तो उससे वोट जरूर मिलेगा, उससे वोट जरूर मिलेगा। इस बात को हमारे देश की राजनीति बहुत अच्छे से समझती है और हमारे देश की जनता इस बात को अच्छे से नहीं समझती। क्यों? क्योंकि उसने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। उसने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। मैं नहीं कहता कि औरंगजेब बहुत अच्छा था, औरंगजेब की कुनीतियों के कारण ही तो उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया। औरंगजेब, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को भी पढ़ें। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में आपका मराठा साम्राज्य बहुत समृद्ध था, बहुत ताकतवर था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद क्या हो गया? फिर क्यों टूट गया मराठा साम्राज्य? पढ़ो, इतिहास रखा है, पढ़ो उसको, तो आपको पता चलेगा कि मराठा साम्राज्य के लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे थे। जब आपस में ही लड़ोगे तो कहां चल पाओगे भाई? सत्ता की इतनी भूख कि आपस में ही लड़ रहे हो। जब आपस में लड़ते रहोगे तो कहां आगे बढ़ पाओगे? और जहां जहां आपस में लड़ाई हुई है वहां वहां साम्राज्य बर्बाद हुआ है, वहां वहां साम्राज्य बर्बाद हुआ है। एक दूसरे के गले काटने के पीछे आप ही पड़े हो तो कैसे चलेगा? आप ही अपने दोस्त का गला काट रहे हो तो कैसे चलेगा? आप अपने भाई का गला काट रहे हो, दोस्त तो बात छोड़ो, भाई का गला काट रहे हो तो कैसे चलेगा? अगर मुगलों ने, भाई मैं मानता हूं मुगलों ने अपने भाइयों के गले काटे हैं, तो आपने नहीं काटे हैं। इतिहास पढ़ो, आपको पता चलेगा कि हिंदू सम्राटों ने करा क्या है, आपको पता चल जाएगा।
महाराणा प्रताप के बड़े भाई साहब, उन्होंने महाराणा प्रताप साहब का साथ नहीं दिया, उन्होंने भी अकबर का साथ दिया। क्यों नहीं पढ़ाते? बताओ। ये भी कितने राजपूत राजाओं ने महाराणा प्रताप साहब का साथ दिया था? कितनों ने दिया था? बताए। आज जो ये रियासतें हैं बहुत सारे राजा महाराजा है ना राजस्थान में, ये वही लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया है। अगर इन्होंने भी साथ दिया होता तो आज पूरे भारत में हिंदुओं का ही राज होता। ये जो सिंधिया है, सिंधिया साहब, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये मराठा साम्राज्य के हैं, इन्होंने भी मराठा साम्राज्य को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है अपनी व्यक्तिगत सत्ता के लिए। और 1857 के विद्रोह में तो जो किया है वो तो पता ही है आपको, बताने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आएगा? तो आगे सुनो। अब आता है कैबिनेट मिशन योजना। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, 10 जुलाई 1945 ईस्वी में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी के स्थान पर लेबर पार्टी की सरकार स्थापित हुई। इस सरकार का दृष्टिकोण भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण था और वह सच्चे दिल से भारतीय समस्या का समाधान करना चाहती थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय गतिरोध को हल करने के लिए मार्च 1946 ईस्वी में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर सहमत करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, किंतु कैबिनेट मिशन को अपने प्रयास में सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी तौर पर भारत को एक नहीं देखना चाहते थे। वो भारत को किसी भी तौर पर एक देश में नहीं देखना चाहते थे। आज हमारे देश में जो संघीय ढांचा है उसमें केंद्र सरकार बहुत ज्यादा ताकतवर है ना, लेकिन हम उस समय इस कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत हम राज्यों को ज्यादा ताकत दे रहे थे, हम राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता दे रहे थे। लेकिन जिन्ना नहीं चाहते थे, जिन्ना किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि भारत एक रहे। वो भारत को किसी भी हालत में एक देश तो देखना ही नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इस भारत को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। और अंग्रेजों की इसमें बहुत बड़ी चाल है। मैं बार बार कह रहा हूं, मोहम्मद अली जिन्ना अगर भारत के विभाजन में 40% उनका योगदान है, तो आप समझ लीजिए अंग्रेजों का 60% योगदान है। क्योंकि बिना अंग्रेजों की अनुमति के भारत विभाजित नहीं हो सकता है। जिन्ना की इतनी औकात नहीं थी कि वो भारत को विभाजित कर लेते, नहीं कर सकते थे वो। ये अंग्रेजों की संपूर्ण चाल थी कि वो भारत को विभाजित कर पाए। भारत को विभाजित कर पाए मोहम्मद अली जिन्ना तो इसलिए कर पाए क्योंकि अंग्रेजों ने उनका साथ दिया गोपनीय तरीके से। उनकी नीतियों को उकसाया कि करो जिन्ना, तुम्हारे पीछे तो हम खड़े ही हैं, तुम करो, तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं, करो जिन्ना करो। और जिन्ना इतने मूर्ख कि उन्हें उनकी चालें नहीं समझ में आई, उन्हें अंग्रेजों की चाल समझ नहीं आई। और आप सब जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होते मानी क्या स्टार्ट हो गया था? क्या स्टार्ट हुआ था? शीत युद्ध, पावर स्ट्रगल। और आप जानते हैं उनको दक्षिण एशिया में कोई अपना पपेट चाहिए था। जब तक नया देश नहीं बनाते तब तक उनको नया पपेट मिलता ही नहीं। उनको यहां पर अपनी पावर को डोमिनेट करने के लिए नया पपेट चाहिए था, और वो पपेट तब तक नहीं मिलता जब तक वो भारत के 2 टुकड़े नहीं करते। क्योंकि भारतीय लोग तो किसी भी कीमत में
अमेरिकी सीमा, अमेरिकी नियंत्रण में, अमेरिका की विचारधारा में तो जाने वाले थे ही नहीं। और हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ थोड़ा था तो हम ऑब्वियसली किसकी तरफ चले जाते हैं? हमने तो वैसे गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई है, लेकिन हमारा झुकाव मित्रता किसके साथ थी? यूएसएसआर के साथ थी। तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे। कौन? अंग्रेज। कि अगर हमने इनको नहीं तोड़ा तो हमें इस पूरी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कोई हम साथी मिलने वाला नहीं है, कोई हम साथी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये चाल चली जिससे कि वो दक्षिण एशिया पर अपना नियंत्रण रख सके। और ये नियंत्रण रखने में किसने मदद करी? पाकिस्तान, जो अपने आप को बहुत बड़ी पाक भूमि समझता है, लेकिन वो नापाक है। मैं फिर से कह रहा हूं, वो सबसे बड़ा नापाक है। उसने अपने देश के लोगों के साथ सबसे बड़ा गद्दारी का काम किया, सबसे बड़ी गद्दारी का। आगे सुनिए। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 27 जुलाई 1946 ईस्वी को लीग की काउंसिल ने बंबई बैठक में पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष का रास्ता अपनाने का निश्चय कर लिया। 16 अगस्त 1946 को लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। सारे देश का वातावरण विषाकृत हो गया और मुस्लिम सांप्रदायिकता अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई। अंतरिम सरकार की स्थापना। सुनना, इसी के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की मदद से, मैं कह रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, गांधी जी की मदद से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं। मैं इस चीज से कभी इंकार नहीं करता। लेकिन गांधी जी ने अगर नेहरू पे अपना हाथ रखा, कुछ तो सोच समझ के रखा ना भाई। हम तो वहां थे नहीं, हम उन परिस्थितियों को अच्छे से नहीं जानते कि उस समय की परिस्थिति क्या थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्वास्थ्य कैसा था, ये हम नहीं जानते। गांधी जी से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। वो जानते थे कि उनका स्वास्थ्य अब अच्छा नहीं है ज्यादा। आप खुद देखो कि उनकी मृत्यु भारत की आजादी के बाद कितने दिनों बाद हो गई है। आप खुद देखो, 3 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। 3 साल 50 में होती है ना, 1950 में होती है, 47 में आजाद हो, 50 में होती है, तो 3 साल के बाद उनकी मृत्यु। अब आप देखो कि अगर हम सिर्फ उनको चुन लेते तो आप नेतृत्व को अगर बदलते हम तो हमारे देश में भी सत्ता का कलह हो सकता था। जैसे कहां? जैसे पाकिस्तान में हुआ। 9 महीने के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना निपट जाएंगे और फिर उसके बाद सेना पूरे देश पर कब्जा कर लेती है। ये हमारे देश में भी हो जाता। इसीलिए पंडित नेहरू को आपके गांधी जी ने अपने पटेल जी के जीतने के बावजूद भी उन्हें देश का नेतृत्व न देते हुए पंडित नेहरू को देने का उनसे आग्रह किया। सुन लो फिर से, सरदार पटेल जी ने खुद फिर पंडित नेहरू को उस सत्ता को दिया है और उनके नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया है। जबरदस्ती नहीं करी गई है, आग्रह किया गया। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। पढ़ो इतिहास, पढ़ो प्लीज, इतिहास पढ़ो और सच्चा इतिहास पढ़ो। भारत की लाइब्रेरियां खोजो और पढ़ो भारत का इतिहास। आगे सुनो। अंतरिम सरकार की स्थापना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 2 सितंबर, ये याद रखना ये सारी बातें, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। सरकार में सम्मिलित होकर भी लीग ने कांग्रेस के प्रति असहयोग का दृष्टिकोण अपनाया। उसने नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया और
प्रायः मंत्रिमंडल की नीतियों का विरोध करती रही। लॉर्ड एटली की घोषणा, लॉर्ड एटली की घोषणा क्या है? ये लॉर्ड एटली की घोषणा जरा सुन लेते हैं इसको भी। क्या है लॉर्ड एटली की घोषणा? आइए समझते हैं। मुस्लिम लीग के कट्टर सांप्रदायिक दृष्टिकोण के कारण भारत की राजनीतिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। लीग के कार्यकलापों से सांप्रदायिक दंगे फैलने लगे थे, जिनसे पूरे देश में गृह युद्ध का वातावरण बन गया था। अंततः ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र भारत को सत्ता सौंपने का निश्चय कर लिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 ईस्वी तक सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना देख लो, उन्होंने 48 कहा था लेकिन एक साल पहले ही सौंप दी। और यही जो एक साल ये जो थोड़ा और डिले कर देते ना तो मोहम्मद अली जिन्ना निपट ही जाते, और वो निपट जाते तो भारत का विभाजन कभी नहीं। लेकिन ये लॉर्ड माउंटबेटन आएगा और फिर वो परिस्थितियों को स्टडी करेगा और फिर वो क्या कहेगा सुनना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना 24 मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार विमर्श करने के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता असंभव था और देश का विभाजन ही समस्या का एकमात्र हल था। यद्यपि कांग्रेस ने विभाजन का सदैव विरोध किया था और गांधी जी स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा कर चुके थे कि देश का विभाजन उनके मृत शरीर पर होगा, किंतु अंततः कांग्रेस के प्रमुख नेता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत विभाजन को स्वीकार करना भारत विभाजन को स्वीकार करना और लीग के बिना शेष भारत को अधिक शक्तिशाली एवं संगठित बनाना ही भारत की रक्षा का श्रेष्ठ उपाय था। 3 जून 1947 ईस्वी को वायसराय ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कर दी, जिसे भारत के सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया। इस योजना के अनुसार यह निश्चित किया गया कि ब्रिटिश सरकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की सत्ता जनता की इच्छा से निर्मित सरकार को सौंप देगी और देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान इन दो भागों में कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने ये भारत का अध्ययन किया और ये पाया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता करा पाना असंभव है, तो भारत को बांटना ही आखिरी विकल्प है जिसके माध्यम से इन दोनों राजनीतिक दलों में सुलह हो सकती है। फिर भारत के शीर्ष नेताओं ने स्वीकारा इस चीज को और ये माना कि ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अगर भारत को अपने आप को सुरक्षित रखना है तो लीग की बात को हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में आतंकवादी बनेंगे और देश को अंदरूनी तौर पर घातक नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। इससे बढ़िया पहले ही इनको हटा दो, इस नासुर को पहले ही काट कर बाहर कर दो। पूरे शरीर को बचाना है तो सड़े हुए अंग को काट के निकाल दो पहले ही। तो इस चीज को हमारे शीर्ष नेताओं ने और सभी राष्ट्रीय पार्टियों ने स्वीकारा और पाकिस्तान को कहा जाओ लीग मोहम्मद अली जिन्ना लेकर जाओ अपना पाकिस्तान, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपका पाकिस्तान बनता है, हमारा पाकिस्तान, क्योंकि देश हमारा है, अभी भी हो, माटी हो हमारी है, नाम कुछ भी हो, माटी तो हमारी है ना। देश की स्वतंत्रता, गांधी जी का बलिदान। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को कार्यान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 14 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया।
1947 ईस्वी के स्वतंत्रता अधिनियम के साथ ब्रिटिश भारत के संवैधानिक विकास का अंतिम महत्वपूर्ण चरण समाप्त हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ, किंतु एक विखंडित देश के रूप में। 15 अगस्त 1947 को राजधानी दिल्ली में देश की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में उत्सव मनाए जा रहे थे, किंतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस समय राजधानी में उपस्थित नहीं थे। वे उस समय कलकत्ता में 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में भाग लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। स्वतंत्रता प्राप्ति की असीम प्रसन्नता को सांप्रदायिक दंगों का ग्रहण लग गया था। बंगाल, बिहार और पंजाब में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। सत्य और अहिंसा के पुजारी भग्न हृदय गांधी जी असहाय थे। गांधी जी के जीवन लेखक डीजी तेंदुलकर के शब्दों में, सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भूलकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की अपेक्षा एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति में रहने का संकल्प लें। वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने गृह युद्ध के विनाश को टालने के लिए ही देश के विभाजन को स्वीकार किया था। उनका विचार था कि भारत अनेक धर्मों और अनेक नस्लों का देश है, जिसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि पाकिस्तान में स्थित चाहे जैसी रहे, किंतु भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। सुन लो, पाकिस्तान कैसा भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। लेकिन आज चरित्र बदल रहा है। आज हम एक नई चरित्र की तरफ जा रहे हैं। हम एक नए चरित्र को ग्रहण कर रहे हैं। हम चिल्ला रहे हैं एक नया नारा कि भारत है हिंदू राष्ट्र हमारा। यही नारा है ना कि भारत है हिंदू राष्ट्र हमारा। लोकतंत्र जाए पानी पिए, लोकतंत्र नहीं। अब एक व्यक्ति की तानाशाही चलेगी। क्यों मैं तानाशाही क्यों बोल रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। क्योंकि जिस सरकार को जनता चुनती है, उस सरकार को पैसे देकर भाजपा खरीद लेती है। चाहे वो महाराष्ट्र देख लो, चाहे वो बिहार देख लो, चाहे वो मध्य प्रदेश देख लो, तीनों राज्यों में यही हुआ था। आज हो भी रहा है। देखो लोकतंत्र की कितनी इज्जत करी जा रही है कि जनता मैंडेट किसी और को देती है और सरकार कोई और चलाता है। पैसे फेंक कर, पार्टियां तोड़कर सरकार कोई और चलाता है। तो ये देखो आप, ये है नीति आज की। लोकतंत्र का भाजपा कितना सम्मान करती है, देख लो आप खुद ही देखो। हमारा देश जिन सिद्धांतों पर बना है ना, आज उन सिद्धांतों का हम खुद अपने हाथों से गला घोट रहे हैं और ये एक दिन हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और हम भविष्य है इस देश के, हमारे भविष्य को सबसे ज्यादा संकट पहुंचाएगी। ये नेता तो मर जाने वाले हैं। इनकी उम्र कितने दिन की है? कितने दिन है इनकी उम्र? 10 साल, 20 साल, 30 साल? अभी तो हमारे 70 साल है ना भाई। हमारे तो 70 साल हैं। हमारे 70 सालों को कष्टदायी बनाया जा रहा है और हम चुपचाप बैठकर ताली बजा रहे हैं। हम ताली बजा रहे हैं। हमें ये नहीं दिखाई पड़ रहा, एक बार सिद्धांत टूटता है ना, फिर कभी सिद्धांत पर नहीं आ पाता देश। ये जान लो आप। एक बार आपने, कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ एक बार पड़ जाएगी तो फिर पड़ जाएगी। एक बार सिद्धांत टूट गए तो टूट गए, फिर वो छूट ही जाते हैं। समझ रहे बात? फिर हम अपनी राजनीतिक अभिलाषाओं के लिए बार बार उन सिद्धांतों को तोड़ते रहेंगे और फिर उनमें गांठ मार मार कर जोड़ते रहेंगे। समझ में आई बात? तो ये मत होने दो। आप इस देश का भविष्य हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप करना नहीं चाहते, वो अलग बात है। आगे सुनो। जिसमें सभी कहां गए? जिसमें सभी नागरिकों
कहाँ पर? सेकंड लाइन पे, यही लाइन में, भारत लोकतांत्रिक एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। अच्छा हाँ, यहाँ पे थे ना, जिसमें सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा बिना धार्मिक भेदभाव के सभी को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार होगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों की किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध यथासंभव रक्षा करती रहेगी। अनेक विद्वानों के विचार अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के महीने गांधी जी के जीवन के श्रेष्ठतम क्षण थे। बंगाल में शांति स्थापना के अभियान के पश्चात गांधी जी दिल्ली आ गए। दिल्ली में गांधी जी पंजाब के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जाना चाहते थे, किंतु राजधानी में ही शरणार्थियों के विरोध के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी थी। पाकिस्तान से आने वाले अनेक शरणार्थी गांधी जी की सभाओं में कुरान की आयतें पढ़े जाने की प्रथा के विरुद्ध थे। अनेक भारतीयों को इस बात पर आपत्ति थी कि गांधी जी उस समय भी पाकिस्तान में फंसे हुए हिंदुओं और सिखों की अपेक्षा क्यों कर रहे थे। वे अपनी सभाओं में अनेक विषय पर बात क्यों नहीं वे अपनी सभाओं में उनके विषय में बात क्यों नहीं करते। निसंदेह गांधी जी, जैसा कि डीजी तेंदुलकर ने लिखा है, पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के विषय में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां जाना भी चाहते थे, किंतु वहां वे किस मुंह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही वे मुसलमानों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। समझ आई बात? जब वो अपने घर में जो अल्पसंख्यक थे, जब उनको नहीं सुरक्षित कर पा रहे थे, तो वहां के अल्पसंख्यकों को वो कैसे सुरक्षित कर पाए, जो कि अब दूसरा देश हो चुका था। हम अपने देश में ही अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरे देश की कैसे गारंटी ले पाएंगे। अब तो गांधी जी के लिए वो दूसरा देश हो गया ना भाई। जो ना गांधी जी के सिद्धांतों पे तो चलते नहीं थे, साफ बात है, तभी तो गांधी जी से अलग हुए ना वो। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, किंतु वे विचलित नहीं हुए और पहले के समान ही अपना कार्य करते रहे। 26 जनवरी को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में उल्लेख किया कि बीते सालों में इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस प्रकार मनाया जाता था। गांधी जी को विश्वास था कि बुरी घड़ी समाप्त हो चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्णों और धर्मों की समानता के लिए कार्य करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुसंख्यक समुदाय का वर्चस्व और श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी। भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या अथवा प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो, गांधी जी आशा करते थे कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत 2 भागों में विभाजित हो चुका है, किंतु हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग एवं सम्मान देते रहेंगे तथा शेष विश्व के लिए हम एक ही होंगे। इस प्रकार देश विभाजन के बाद भी गांधी जी चाहते थे कि दोनों देशों में परस्पर सम्मान एवं दोस्ती के संबंध बने रहें। अनेक भारतीय गांधी जी के इस प्रकार के विचारों को पसंद नहीं करते थे। वास्तव में सांप्रदायिकता के तनाव की दृष्टि में महात्मा गांधी जी के जीवन मूल्यों का कोई महत्व नहीं था। गांधी जी की नीतियों से शुद्ध एक ब्राह्मण युवक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी की संध्या को दिल्ली के बिरला मंदिर में गांधी जी पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। पुणे निवासी यह युवक एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी और उनकी नीतियों का कटु आलोचक था और गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी आलोचना करता था। गांधी जी की हत्या से देश विषाद के सागर में डूब गया। सांप्रदायिकता का तनाव शांत तो हुआ, किंतु राष्ट्रपिता और जन जन के प्यारे बापू की बलि लेकर ही। गांधी जी की मृत्यु के साथ ही ये सांप्रदायिक कलह समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम जो चल रहा था वो बंद हो गया। गांधी जी को देश भर में और विश्व के अनेक भागों में भी
भावभीम श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल एवं एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे सुप्रसिद्ध गैर भारतीयों ने भी गांधी जी की मृत्यु पर मर्मस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। टाइम ने गांधी जी की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए लिखा, विश्व जानता है कि उसने गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जैसे उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। और यह समझना एक अर्थ में बहुत गहरा और बहुत सामान्य काम है, असामान्य काम है, सामान्य काम। ठीक है, तो गांधी जी की मृत्यु से देश की सांप्रदायिक कलह तो समाप्त हुआ, लेकिन देश ने एक अनमोल हीरा खो दिया। उस अनमोल हीरे को खो दिया जो अगर होता तो देश का एक अलग स्वरूप होता। वो अगर होते तो देश के संविधान में कुछ और बातें होती, कुछ और खूबियां होती, लेकिन वो नहीं हो पाए। ये एक दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है, और ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।